वेलकम बैक। ये हमारा HTML का लेक्चर नंबर 15 है और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हेड सेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। अभी तक हम हेड सेक्शन को इग्नोर करते आए हैं। हम इवन दो इसको यूज़ तो कर रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि अच्छा इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो आ सकती है। ठीक है, फिल वक्त हम इसी को देखते हैं। तो अगर हमें डिफ़ाइन करना है तो ऑब्वियसली हम ऑलरेडी इसको डिफ़ाइन करते ही आ रहे हैं। ठीक है, हेड टैग की मदद से हम इसको करेंगे और ये बाकी ये कंटेनर है, बाकी ऑल द मेटा डाटा जितना भी इसके अंदर आना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे ये मेटा के कुछ टैग्स यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लिंक्स के कुछ टैग्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल जो भी सोर्सेज हम यहाँ पे लिंक करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे जो है ना वो डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। साथ में बताया गया कंटेनर है और इसके अंदर हमने टाइटल एलिमेंट डिफाइन करते हैं। टाइटल एलिमेंट क्या करता है? टाइटल एलिमेंट जो है वो डिफाइन करता है आपका वेब पेज का जो ये हमारा ये देख रहे हैं जैसे यहाँ पे ये एक टाइटल डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारा आ रहा है किस इस टाइटल टैग की मदद से। ठीक है, अभी हम इसको साथ में करके देखते हैं। लेट्स से हमारे पास हम VS कोड के अंदर आते हैं और ये हमने डिफाइन किया हुआ है एग्जाम्पल पेज के नाम पे। मैं इसको नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि जी हेड सेक्शन। ठीक है, लेट्स से HTML हम इसको साथ में लिख लेते हैं HTML और हेड और ये आ गया हमारे पास सेक्शन। ठीक है, कुछ हमने ये लिखा और मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारे अपना वेब पेज का क्या आ गया? टाइटल आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं और ये मेटा एलिमेंट। मेटा एलिमेंट क्या करते हैं? मेटा एलिमेंट प्रोवाइड मेटा डाटा अबाउट द डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी इस डॉक्यूमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हमारे मेटा टैग जो है ना उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं। सच एज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट डिफाइन करनी है, ये देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेटा। ठीक है, और एंटर मार देते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना ये आपको VS कोड जो है ना सजेस्ट भी कर रहा है कि आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हो, ये सारे कीवर्ड्स लिखना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। राइट नाउ हम डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जांपल लिखना चाह रहे हैं, तो अगर मैं मेटा और डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाके एंटर मारता हूँ तो कुछ इस तरह से वो आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे नेम है हमारे डिस्क्रिप्शन और इसके बाद फिर हम यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन लेट्स से हम कहते हैं अपने इस पेज के रिलेटेड हमें जो भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं लर्निंग NING और हेड सेक्शन, लर्निंग अबाउट हेड सेक्शन। यार कुछ सिंपल सा लिख देते हैं अबाउट हेड सेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बता दी। ठीक है, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? मेटा और कीवर्ड। ठीक है, KW और ये आगे हमारे पास कीवर्ड। हम बता सकते हैं कि अगर यूज़र सर्च करे लेट से, ये एक्चुअली हम किसके लिए कर रहे हैं? सर्च इंजन के लिए। ठीक है, अगर यूज़र सर्च HTML लिखे तो हमारा कहीं ना कहीं पेज जो है ना इस कीवर्ड के ऊपर रैंक होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह फिर हम कहते हैं लेट से HTML ट्यूटोरियल्स, ये कुछ इस तरह। तो ये हम क्या करते हैं वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट कीवर्ड फॉर सर्च इंजन, कैरेक्टर एनकोडिंग एंड व्यू पोर्ट सेटिंग जो है ना वो हम मेटा के अंदर जो है वो डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, इसी के साथ फिर हमारे पास लिंक है। लिंक क्या करता है? स्पेसिफाई रिलेशनशिप बिटवीन द डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज फेविकल। लेट्स से अगर हमें कोई एक्सटर्नल हम जब हम स्टाइल्स वगैरह बनाएंगे या बाकी स्क्रिप्ट वगैरह ऐड करेंगे, जावा स्क्रिप्ट वगैरह, ठीक है, तो वो हम किस तरह, लेट्स से मैं style.css की फाइल बनाता हूँ और अगर हमें इस वेब पेज के साथ लिंक करना है तो उसके लिए फिर हमें कुछ इस तरह से जो है ना अपना स्टाइल शीट को हमने बताया कि लिंक इसका रिलेशन, यानी इसके अंदर स्टाइल शीट आने वाली है। फिर हमने टाइप बताई है, टाइप ये है कि जी CSS हो सकती है, टेक्स्ट CSS हो सकती है। इसके बाद फिर हमने href के अंदर उसका पाथ बताया। ठीक है, और अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से और हम इसको अगेन जो है ना वो करते हैं, तो अगर मैं इसका लिंक और ये आ गया हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट उसने खुद ही पास कर दिए। ठीक है, रिलेशनशिप वो बता रहा है स्टाइल शीट का और यहाँ पे href जो हमारे पास आ गया जी, हम इसको पाथ बताएंगे और पाथ कौन सा पड़ा हुआ है, ये हमारे पास आ गए style.css की। अब अगर हम style.css की मदद से जैसे हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कुछ एक लेट्स से हमारे पास H1 यूज़ हुआ है और इसके बाद इसके बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ गोल्ड। ठीक है, Ctrl+S करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम अपना स्टाइल जो है ना वो ऐड कर सकते हैं इसकी मदद से। जब हम पढ़ रहे होंगे style.css तब हम बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जी, क्या आ जाता है, हम इसको वेब पेज को अपना डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हैं। HTML फेव आइकन। अब फेव आइकन क्या बोला जी? फेव आइकन इज़ अ स्मॉल आइकन और ये देख रहे हैं ये नुक्कर में ये कुछ आइकन नज़र आ रहा है। अभी के लिए हमारा ग्लोब का जो आइकन है वो नज़र आ रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब का आइकन नज़र आ रहा है। तो हम आइकन भी लगा सकते हैं। आइकन किस तरह लगा सकते हैं? आइकन हम लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और हम डिफ़ाइन करेंगे ये कुछ इस तरह से लिंक और इसके बाद फिर हमारे पास ये देख रहे हैं ये फेव आइकन। अगर हम फेव आइकन के ऊपर एंटर मारते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास वो बताएगा कि रिलेशन जो है इसका है शॉर्टकट आइकन। उसके बाद href यहाँ पे हमने बताना है कि हाइपर अपना इसका जो इसका पाथ हमने बताना है कौन सी जगह, यानी जो अपना आइकन है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है वो हमने बताना है। तो हमने बताना है, लेट्स से हमारे पास पड़ा हुआ है ये एक फ्यूचर प्रोग्रामिंग का .png एक पड़ी हुई है। ठीक है, हम इसको लेके आ रहे हैं और इसकी टाइप बता रहे हैं। टाइप के अंदर क्या बता रहे हैं? टाइप के अंदर ये बता रहे हैं, मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ।
टाइप के अंदर हम ये बता रहे हैं इमेज हो सकती है, आइकन हो सकता है, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये देखिएगा ये हमारे जो आइकन है वो सेट हो गया हुआ है, ठीक है। और आइकन सेट करने के लिए आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमें ये हमने वो कर दिया स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द फैब आइकन, यानी लिंक के साथ हमने वो कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने टाइप बता दी, फैब आइकन ये भी बता दिया, और एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बताया हुआ है हमने, रिलेशन एट्रीब्यूट क्यों यूज़ करते हैं, टाइप एट्रीब्यूट क्यों यूज़ करते हैं, एचरफ एट्रीब्यूट ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। और इसी के साथ अब आ जाते हैं करैक्टर सेट UTF-8। अच्छा बाय द वे एक और चीज़, अगर आपने वी कैन यूज़ एनी इमेज यू लाइक एज योर फैब आइकन और यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन आइकन फैब, और किस तरह क्रिएट कर सकते हो इसके ऊपर जाओगे और यहाँ पे जाके आप जो है ना जनरेट कर सकते हो, खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया डाउनलोड फैब आइकन, ठीक है। और अगर इंपोर्ट इमेज करते हैं, लेट्स से मैं इंपोर्ट इमेज करता हूँ और यहाँ से चूज़ फाइल करता हूँ, तो मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है जी अपने यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं ओपन करता हूँ और इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद ये देखिए ये यहाँ पे वो बता भी रहा है कि कुछ इस तरह से जो है ना वो नज़र आएगा आपका फैब आइकन। तो यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो और इसी को यूज़ भी कर सकते हो एज ए फैब आइकन, ठीक है। और करैक्टर सेट UTF-8 की बात करें तो ये एक्चुअली ये है डिफाइन द करैक्टर सेट यू यूज्ड, यानी हम इस वेब पेज के अंदर क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। एक्चुअली जो हमारा कंप्यूटर है वो 0 एंड 1 की लैंग्वेज जो है ना वो समझता है, उसको नहीं पता कि यार ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, या ये सेट अपना कोई भी करैक्टर्स जो है ना वो उसको नहीं आइडिया। तो वो उसकी जो इनकोडिंग है वो होती है UTF-8 के अंदर। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, आप जाएंगे अगर यहाँ पे और यहाँ पे लिख लें UTF-8, ठीक है, तो आपके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना विकीपीडिया के ऊपर जो है ना वो आपको मिल जाएगी। ये क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, आप इसको भी जो है ना वो रीड आउट कर सकते हो। चलो उसके बाद फिर हमने देखा कि मेटा के अंदर हमने कीवर्ड्स अगर हमने डिफ़ाइन करने हैं तो उसके लिए फिर हमें नेम जो है कीवर्ड लिखना पड़ेगा, और उसके अंदर कंटेंट के अंदर हमें कीवर्ड डिफ़ाइन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास है अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसी वेब पेज के रिलेटेड, तो हमें कुछ इस तरह से जो है हम डिस्क्रिप्शन नेम के अंदर देंगे। उसके बाद फिर हम ये कर सकते हैं कि हम अपने कंटेंट के अंदर डिस्क्रिप्शन जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने उसी रिलेटेड वेब पेज के अंदर, ठीक है, वेब पेज के रिलेटेड। उसके बाद फिर हमें अगर ऑथर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, तो ऑथर के रिलेटेड अगर हमें इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम कुछ इस तरह से जाके ये आ गया हमारा मेटा। और अगर यहाँ पे देखते हैं नीचे जाके ऑथर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, हम खुद से ऑथर यहाँ पे बना देते हैं इसको। बाय द वे मैं इसको यूँ नहीं लिखूँगा अभी, मेटा और नेम के अंदर जाके मुझे ऑथर जो है वो स्पेसिफाई करना है नेम, और यहाँ पे ऑथर मुझे लिखना पड़ेगा। लेट्स से मैं इसको कह रहा हूँ फ्यूचर। उसके बाद जाके फिर कंटेंट के अंदर जाके मैं कुछ भी कंटेंट जो है ना वो इसके रिलेटेड ऑथर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है ये, ठीक है, मेटा HTTP इक्विवेलेंट, और ये क्या करता है इज इक्वल टू रिफ्रेश कंटेंट और 30 सेकंड। इसका मतलब है कि अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आप ये कर रहे हो कि आप इस वेब पेज, ये जो आपका वेब पेज है ना, समटाइम आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स जो है ना वो क्या होती है रिफ़्रेश हो रही होती हैं बार बार, ठीक है, तो वो एक्चुअली इसको यूज़ कर रही होती हैं। लेट्स से रीडायरेक्ट, ये आगे रिफ़्रेश, और कंटेंट हमने कहा कि लेट्स से कंटेंट के अंदर ही हमने डिफाइन करना है, हाँ ठीक है, कंटेंट के अंदर हमने सेकंड डिफाइन करना है, ठीक है। और मैं इसको कह रहा हूँ लेट्स से 30 सेकंड के बाद, और मैंने ये कहा कि इस URL के ऊपर रीडायरेक्ट, अगर रीडायरेक्ट करना है तो हम इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। राइट नाउ मैं इसको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप रिफ़्रेश कर लेना पेज को, ठीक है, और कब 30 सेकंड के बाद, हर 30 सेकंड के बाद ये खुद ही पेज जो है ना रिफ़्रेश होता रहेगा, ठीक है। अभी मैं इसको 10 सेकंड कर लेता हूँ या 10 सेकंड कर देता हूँ, कंट्रोल एस, तो ये खुद ही जो है ना रिफ़्रेश होगा। अभी के लिए तो शायद यहाँ पे वो ना हो, हमें इसका जो जब वेब पेज हमारे काफ़ी सारी इस तरह की वेबसाइट होती हैं जो खुद ही रिफ़्रेश हो रही है हर 10 सेकंड, ये देखें हो रहा है, यहाँ से भी आइडिया हो रहा है हमें, ठीक है, चलो सही है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि जो व्यू पोर्ट है वो एक्चुअली क्या कहता है, सेटिंग द व्यू पोर्ट टू मेक योर वेबसाइट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेज। इसका हम ये बता रहे हैं कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, मतलब हर जिस भी वेबसाइट अपना जिस भी डिवाइस के ऊपर हमारी वेबसाइट लोड हो तो वो उसका प्रॉपर जो इनिशियल स्केल हो वो 1 हो, और उसका जो कंटेंट हो वो डिवाइस की विड्थ के इक्वल हो, ये ना हो कि विड्थ से बढ़ रहा हो कंटेंट, ठीक है। जब हम CSS की मदद से रिस्पॉन्सिवनेस वेबसाइट के चेक कर रहे होंगे तो उस टाइम पे हम इसको प्रॉपर तरीके से हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जैसे एग्जाम्पल के अंदर हमने UTF-8 सेट किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, ठीक है, कीवर्ड्स हमने और ऑथर वगैरह सेट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम ये कर सकते हैं। सेटिंग व्यू पोर्ट ये हमने पढ़ लिया, बाकी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है ना हमने बताई हुई है। विड्थ इज इक्वल डिवाइस विड्थ क्या करती है, इनिशियल स्केल एक्चुअली क्या है, इनिशियल स्केल का मतलब है कि 100%, ठीक है। ये जो हम जूम आउट जूम इन जो है ना वो एक्चुअली इसी से सेट हुआ है।
तो वो जो इनिशियल स्केल अगर 100% की बात करनी है तो 1.0 हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और स्क्रिप्ट हमें अगर लोड करानी है तो स्क्रिप्ट के लिए फिर हम ये टैग जो है ना वो यूज़ करते हैं। जैसे हमने अगर यहाँ पे आके स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है, तो बेहतर यही है कि स्क्रिप्ट हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे भी स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स से console.log कराता हूँ और यहाँ पे वेब लेट्स से कुछ इस तरह हमने लिखा, और जावास्क्रिप्ट का कोड जो है ना जब हम जावास्क्रिप्ट पर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। राइट नाउ मैं इंस्पेक्ट करा के आपको दिखा देता हूँ कंसोल के अंदर, ये देख रहे हैं ये आ रहा है। तो इसके लिए इसको हम जो है ना बेहतर यही होता है कि हम इसको नीचे यूज़ करें। उसकी रीज़न है जब हम जावास्क्रिप्ट पर पढ़ेंगे तब जो है ना, ठीक है, यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है। जब जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तब इसको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप सो कि इस हेड सेक्शन की आपको समझ आ गई होगी है। और इसी के साथ अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लीज़ लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आपकी कोई भी इस कोर्स के रिलेटेड कोई फीडबैक है ज़रूर दीजिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।